बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां आज ये तय हो चुका है कि शुवेंदु अधिकारी ही वहां के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ठीक 16 घंटे बाद कोलकाता में भव्य शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। विस्तार से पूरी खबर आपको दिखाएंगे। इसके बाद बात होगी पश्चिम बंगाल में जारी बम, बारूद और हिंसा की, लेकिन उम्मीद यह है कि नई सरकार के गठन के साथ शायद इस पर ब्रेक लगे। 7:10 पर धर्मांतरण की मास्टरमाइंड HR निदा की बात करेंगे, जिसे नासिक पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। ब्रेक के बाद बताएंगे कौन है यूपी के कानपुर से गिरफ्तार 3000 करोड़ के हवाला का किंग पिन, जो बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद डर कर अब यूपी आ गया है, लेकिन यहां की पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाया। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग गई है। बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगाई, उसकी घोषणा की। इसके साथ ही शुवेंदु कल सुबह 11 बजे रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं इससे पहले शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। अमित शाह ने कहा कि सभी विधायकों ने एक मत से शुवेंदु अधिकारी को निष्पक्ष चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। अमित शाह के ऐलान के बाद शुवेंदु अधिकारी को फूलों की माला पहनाई गई। वहीं बीजेपी ने शपथ ग्रहण के लिए जिस तारीख को चुना है वो भी खास है, क्योंकि 9 मई को रविंद्र जयंती मनाई जाती है। इसी शुभ अवसर पर राज्य की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी के साथ 2 डिप्टी CM भी बनाए जाने की चर्चा है, जिससे राज्य में नए ऐतिहासिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। बंगाल में 15 साल बाद TMC की ममता सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाली बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को कमान सौंपने का फैसला लिया है। शनिवार को शुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी होगी और उसके साथ ही शुवेंदु के पास कई अधिकार भी होंगे और कई चैलेंजेस भी। संकल्प पत्र प्रत्येकटा समयबद्ध समयेर मध्य पूरण करब। आमादेर आसन एकटाई मंत्र, स्वामीजीर मंत्र, चोरईबती चोरईबती चोरईबती। ममता बनर्जी को उसके गढ़ में हराने वाले शुवेंदु अधिकारी पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया और उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। आप लोग, बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे। 1995 में कांग्रेस से सियासी करियर शुरू करने वाले शुवेंदु का नाता 2020 में बीजेपी से जुड़ा। इन 6 सालों में वो पार्टी आलाकमान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी कल्चर को आत्मसात किया, जुझारू नेता की पहचान बनाई, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता, हिंदुत्ववादी छवि मजबूत की, ममता बनर्जी से सीधी टक्कर ली। हालांकि बंगाल की कमान संभालने वाले शुवेंदु के सामने कई चैलेंज भी हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि कल बंगाल की कमान संभालते ही शुवेंदु अधिकारी के सामने क्या 7 बड़ी चुनौतियां होंगी। पहला, राज्य में हिंसा रोकना। दूसरा, केंद्रीय योजनाओं को लागू करना। तीसरा, विरोधियों में भरोसा बहाल करना। चौथी जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो कटमनी कल्चर पर रोक लगाना होगा। 5वीं चुनौती सत्ता के साथ चलने वाले बिचौलियों को हटाना होगा। 6ठी चुनौती होगी गुंडा तत्वों की पहचान करना और उनका खात्मा करना। 7वीं चुनौती बीजेपी को लेकर पैदा किए गए भ्रम को मिटाना होगा। बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी के बीच कोलकाता में बीजेपी की शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में भव्य आयोजन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है, जहां अब से 16 घंटे बाद पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुवेंदु अधिकारी अपनी कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे। कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल के ठीक सामने मौजूद ऐतिहासिक परेड ब्रिगेड मैदान नई सरकार के लिए तैयार हो रहा है। समारोह स्थल की तरफ जाने वाले हर रास्ता बीजेपी के झंडों और प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट से पट गया है। 3 हिस्सों में बटे समारोह में हैंगर में बीच वाले हिस्से में राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, दूसरे हिस्से में PM मोदी,
अमित शाह केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे, तो तीसरे हिस्से में शपथ लेने वाले सीएम और उनकी कैबिनेट। करीब 10,000 वीआईपी मेहमानों के साथ ही हजारों की संख्या में आम लोग और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। समारोह में बंगाली संस्कृति की झलक और बंगाली व्यंजनों की महक को साफ महसूस किया जाएगा। चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद हिंसा को देखते हुए पूरे समारोह स्थल को किले में तब्दील कर दिया गया है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आज फिर झड़प देखने को मिली और इस दौरान जमकर बमबाजी और गोलीबारी भी हुई और मजहबी नारे भी यहां लगाए गए। वहीं मुर्शिदाबाद में बम फटने से एक युवक घायल हो गया। बंगाल में चुनाव बाद बम वाली बोली चल रही है, जहां हावड़ा में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई टकराव में जमकर बमबाजी हुई, तो वहीं मुर्शिदाबाद में बम छिपाने के दौरान एक युवक के दोनों हाथ उड़ गए। हावड़ा में हुई हिंसा के दौरान का वीडियो सामने आया है, जो बड़ी साजिश के टूलकिट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि बमबाजी के दौरान भीड़ की तरफ से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। तो क्या सत्ता बदलाव की खींच बंगाल को जलाकर मानेगी? हालांकि बीजेपी का कहना है कि बंगाल के कट्टर गुंडे कल से दुबक जाएंगे। 24 घंटे के बाद नया सवेरा होगा और नया सूरजोदय होगा बंगाल में। उधर मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार किए फैजल शेख के घर के पास हुए धमाके में एक युवक ने अपने दोनों हाथ खो दिए। दरअसल फैजल के घर में पुलिस रेड करने वाली थी। उससे पहले वहां रखे बमों को छिपाया जा रहा था, तभी बम धमाका हो गया। चुनाव के दौरान लगातार हिंसा का दौर देख रहा है बंगाल। नतीजों के बाद भी आतंकित है बंगाल और अभी भी कई इलाकों में बमबाज सक्रिय हैं और किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब यहां एक बम की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। मामला उत्तरी दिनाजपुर का है, जहां इतनी ऊंची दीवारों के पीछे देशी बम बनाए जा रहे थे। गुप्त सूचना के बाद जब अचानक पुलिस की टीम यहां पहुंची तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब एक घर को चारों तरफ से घेर लिया तब लोगों को पता चला कि इस घर में क्या कांड होता था। আমরা ভয়ে আতঙ্কিত, আমরা কি বলবো, আমরা কি বলার মতো আমাদের পরিস্থিতি এরকম নেই। पुलिस ने यहां से कितने बम बरामद किए ये तो पता नहीं चला, लेकिन इतना तय है कि बमबाज चुनाव बाद जारी हिंसा को और सुलगाने की तैयारी में थे। वहीं बीरभूम के नानूर में भी जिंदा बम मिले हैं तो पुलिस के भी होश उड़ गए, जिन्हें जमीन के अंदर कुआं जैसा गड्ढा कर उसके अंदर मौजूद ड्रम में छिपाया गया था। ऊपर से कुएं की तरह दिखने वाला ये स्ट्रक्चर वास्तव में बम गोला रखने का ठिकाना था, जिसे ऊपर से ढककर रखा गया था। ग्राम हिंदू मुस्लिमेर ग्राम, ठीक আছে, এখানে কিছু তৃণমূলের লোকজন এখানে অশান্তি করার চেষ্টা করছে। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कैसे बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हत्या एक बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। हत्या के लिए बिहार से शूटर्स आए थे। इतना ही नहीं, पुलिस हत्या के वक्त और उससे पहले के हर वो वीडियो से क्लू जुटा रही है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चंद्रनाथ रथ से जुड़े हुए थे। जैसे ये दो वीडियो, पहला हत्या के ठीक बाद का है और दूसरा वीडियो काउंटिंग के दिन का है, जिसमें जबरन वोटिंग बूथ में घुसने पर एक शख्स का विरोध हो रहा है। पहले वीडियो में गोली लगने से चंद्रनाथ ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के बीच फंसे नजर आ रहे हैं। उन्हें सीधा किया जा रहा है। उनके कंधे और सीने और पेट पर खून है। वहीं दूसरे वीडियो में काउंटिंग के दिन एक शख्स से शुवेंदु अधिकारी के चुनाव एजेंट सूर्यनील दास भिड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो शख्स पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश कर रहा था। चंद्रनाथ रथ ने भी मुखर होकर इसका विरोध किया। ऐसे में पुलिस चुनावी रंजिश वाले एंगल से भी जांच कर रही है। तमिलनाडु चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके का सरकार बनाने का रास्ता अब एकदम साफ हो गया है। 4 दिनों तक चले सस्पेंस से पर्दा उठा और वाम दलों के साथ ही कई क्षेत्रीय पार्टियों ने विजय को सपोर्ट कर दिया। डीएमके एआईडीएमके के मंसूबों पर पानी फिर गया। विजय के पास अब 119 विधायकों का समर्थन है। हालांकि डीएमके के स्टालिन ये पहले ही कह चुके थे कि विजय को मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का। हम 6 महीने तक किसी तरीके का कोई विरोध नहीं करेंगे। जिसकी खबर आते ही राजभवन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे टीवी के समर्थक जश्न में डूब चुके हैं, क्योंकि तमिलगा वेत्री कशगम की राह में खड़ी 2 बड़ी रुकावटें खत्म हो गई है। पहली तो बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का जुगाड़ हो गया है और दूसरा है गठबंधन सरकार बनाने के लिए एआईडीएमके के दावों को डीएमके ने खारिज कर दिया है। इससे पहले विजय एक नहीं बल्कि 2 बार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब वाम दलों के 4 और वीसीके ने भी सपोर्ट कर दिया है, जिसके बाद विजय के पास अब 119 विधायक हो गए हैं।
जबकि इसके पहले डीएमके और एआईडीएमके सरकार बनाने की संभावनाएं लगातार तलाश रही थी। डीएमके के पास 59 और एआईएडीएमके के पास 47 विधायक हैं, जो मिलकर होते हैं 106, यानी बहुमत से 12 कम। लेकिन इससे पहले कि वो कोई जुगाड़ कर पाते, विजय ने क्लाइमेक्स सीन ही शूट कर दिया और वो सीएम बनने जा रहे हैं। और उधर केरलम में चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नतीजों के बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि केरलम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसके लिए दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक सियासी भागदौड़ जारी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस की तरफ से अजय माकन को केरलम में कांग्रेस ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। सब लोगों से रायशुमारी करी है, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास किया है, और जो भी जिसने भी कहना था वो हमने नोट करके लीडरशिप को दिया है और उसको पूरा स्टडी करके जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। सवाल ये है कि आखिर केरलम में नए सीएम की रेस में कौन कौन से नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इसमें सबसे पहले नाम केसी वेणुगोपाल का है, जो कांग्रेस आलाकमान से नजदीकी और संगठनात्मक क्षमता के कारण रेस में सबसे आगे हैं। दूसरा नाम है वीडी सतीशन, विपक्ष के नेता के रूप में राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित किया, साथ ही साल 2024 से प्रदेश में पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। तीसरा नाम रमेश चेन्निथला का है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और अपनी स्वच्छ छवि और मजबूत सांगठनिक पकड़ के कारण इस दौड़ में शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिनों में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। आज पटना में हजारों की संख्या में इन अभ्यर्थियों ने सड़क जाम की और इसके बाद यहां पर बवाल मच गया और स्थिति खराब तब हो गई जब पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया। वहीं इस दौरान पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिशें करने लगे। हंगामे के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद प्रदर्शनकारी भागने लगे। सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस दौरान भगदड़ में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। भगदड़ के बीच कई महिला प्रदर्शनकारी वहां पर गिर गईं। पुलिस ने सभी को वहां से हटाने के लिए लाठियां भांजी। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि पिछले 2 साल से वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। बीपीएससी के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया कि अप्रैल माह में हम जो है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ये मई है और 8 मई है। सरकार का शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन जो मंत्रिमंडल कल वहीं इस प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हालांकि ये सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब होना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और इस प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 महीने बाद आखिरकार टीसीएस धर्मांतरण गैंग की मास्टरमाइंड निदा खान को एसआईटी ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर से गिरफ्तार किया है। दरअसल निदा खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए करीब 3-4 दिनों से माता पिता, भाई और मौसी के साथ संभाजीनगर के फ्लैट में रेंट पर रह रही थी। एसआईटी टीम को जैसे ही इस बात की भनक लगी तो एक प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत संभाजीनगर में पुलिस की टीम पिछले 20 दिनों से इलाके में मौजूद रही। इस दौरान वो सभी सादी वर्दी में थे। साथ ही पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया ताकि निदा या उसके परिवार को कोई भनक न लगे। पुलिस ने 3 से 4 दिन रेकी की और आखिरकार मास्टरमाइंड निदा खान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इससे पहले निदा खान नासिक से भागकर मुंबई में रह रही थी। और आप देख सकते हैं इसी घर में वो 2 महीने से रह रहे थे रेंट पे। अभी इस घर को ताला लगाया गया है। एसआईटी की जो टीम थी नासिक की, कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी। यहाँ पे उन्होंने छानबीन की थी। 4 टीम यहाँ पे तैनात की थी मुंबई में, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन कल एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पुलिस अब निदा खान से पूछताछ करने में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई और भी है जो उसकी मदद करता था। वहीं धर्मांतरण पर फंडिंग को लेकर भी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चर्चित जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने अपनी जांच को पूरा कर लिया है। पुलिस ने करीब 6000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है और इस मामले में 10 आरोपियों को नामजद भी किया गया है। सभी आरोपियों की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल से पर्दा अब उठ चुका था, जब 19 जनवरी को मिर्जापुर की 2 युवतियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। युवतियों ने आरोप लगाया कि मिर्जापुर के कुछ जिमों में आने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती की जाती थी और फिर उनका भरोसा जीतकर उनके कथित आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते थे। इसके बाद इन वीडियो के जरिए उनसे वसूली करने और दबाव बनाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इमरान खान को इस धर्मांतरण गैंग का सरगना बता रही है।
इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। बाद में उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए करीब 6,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। हरदोई में भी अवैध कब्जे को लेकर ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली। यहां कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 5 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अवैध कब्जे पर जब बुलडोजर गरजता है तो तस्वीरें कुछ यूं नजर आती हैं। चंद मिनटों में अवैध कब्जा हो या अवैध निर्माण, सब मिट्टी में मिल जाता है। हरदोई में कब्जाधारियों के इरादे पर बुलडोजर का ये प्रहार देखिए। कब्रिस्तान की जमीन को हथिया कर बैठ गए थे। इतना ही नहीं, वहां पक्की दुकानें बना दी थी। लेकिन कब्जाधारियों का ये अवैध खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया। प्रशासन एक्शन में आया। बुलडोजर ने इस अवैध निर्माण की ईंट से ईंट बजा दी। कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 5 दुकानों को ध्वस्त किया गया। ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसकी देखरेख करने वाले अंजुमन इस्लामिक कमेटी के सदर और सचिव ने अवैध खेल किया था। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल तोड़वाकर अवैध रूप से दुकान बनाई और उन्हें लोगों को बांट दिया। प्रशासन के नोटिस के बाद भी जब अवैध दुकानें नहीं हटी तो बुलडोजर ने पक्का हिसाब कर दिया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कब्जे के खेल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मुसलमान परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर पहले घर बना लिया और फिर उसके अंदर ही चुपके से मजार भी बना दी। घर में कब्जे वाली मजार धामी डहा देंगे। जैसे ही प्रशासन को इस मुस्लिम परिवार के अवैध मंसूबों का पता लगा, फौरन घर पर रेड मार दी गई। जांच के बाद प्रशासन की टीम को घर के अंदर अवैध तरीके से बनी हुई मजार दिखाई दी, जिसके बाद फौरन घर को सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, जल्द ही सरकारी जमीन पर बने अवैध घर और मजार पर बुलडोजर चलाने के आदेश भी दिए गए। दरअसल ईदगाह की जमीन के निरीक्षण के दौरान प्रशासन को अब्बास नाम के व्यक्ति के इस अवैध खेल का पता चला है। अब्बास ने न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से घर बनाया था, बल्कि अपने पिता को घर के अंदर ही दफनाकर उसे मजार का रूप दे दिया था। ये नजूल की भूमि है, तो इस पे हम लोग इसको सीज करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी इस प्रकार की गतिविधियां इसको नगर निगम क्षेत्र में नहीं होने देंगे। धार्मिक आस्था के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का हिसाब जल्द ही बुलडोजर कर देगा। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा हो या फिर अतिक्रमण, प्रशासन नोटिस भेजता है और तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है। आज भी मध्य प्रदेश के इंदौर और अंबिकापुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इंदौर में आज नगर निगम का अमला सुबह भारी मशीनरी के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा और यहां पर 2 फैक्ट्रियों के अवैध हिस्सों को तोड़ दिया गया। निगम अधिकारियों के मुताबिक ये हिस्से प्रस्तावित सड़क निर्माण में बाधक बन रहे हैं। कई बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम 2 पोकलेन और 2 जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और तकरीबन 3 घंटे तक चली कार्रवाई में अवैध निर्माण को हटाया गया। दूसरी ओर अंबिकापुर शहर से लगे डबरी पानी में वन भूमि की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर घर बनाने वाले लोगों के 20 घरों को वन विभाग ने जमींदोज कर दिया है। अवैध अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस देने के बावजूद भी खाली नहीं किया जा रहा था। अगली खबर बिहार से, जहां सहरसा में उस समय बवाल मच गया जब एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। खाना खाने के कुछ देर बाद 250 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने लगी। इसके बाद स्कूल और गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी बीमार बच्चों को इलाज के लिए एम्बुलेंस में भरकर अस्पताल पहुंचाया गया। गांव वालों का आरोप है स्कूल के खाने में सांप दिखा, जिसके बाद बच्चे को उल्टी और पेट दर्द की समस्या हो गई। दाल चावल खाने से बस 5 मिनट के बाद पेट में दर्द होना शुरू हो गया। हाँ, स्कूल में जो है खाने में जो है सांप गिरा हुआ है, तो कोई बच्चा को उल्टी भी हुआ, पेट में भी दर्द हुआ। आरोप है कि स्कूल में साफ तौर पर लापरवाही हुई। हालांकि सहरसा अस्पताल में इलाज और सुविधाएं ठीक मिल रही है, लेकिन स्कूल में खाने की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने हवाला किंग महफूज अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी महफूज अपने गैंग के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करता था। पुलिस को 3000 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है। कहाँ? बंगाल में थे आप? पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही हवाला किंग महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी है, जिसके हवाला गैंग के नेटवर्क के तार पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, यूपी और बंगाल से जुड़े हैं। महफूज अली अपनी गैंग के साथ फर्जी फॉर्म तैयार करता था, फिर भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनके बैंक खाते खुलवाता था, फिर लोन और बीमा दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करता था। इससे संबंधित 68 बैंक खातों में लगभग 3000 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेन देन पाए गए।
पुलिस पहले भी इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनकी निशानदेही पर इस गैंग के मास्टरमाइंड महफूज अली को दबोचा जा सका। महफूज के द्वारा जो फर्जी APMC के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। और इसमें जो पूछताछ में सामने आया है कि स्लॉटर और स्क्रैप व्यवसाय से इसका पैसा जुड़ा हुआ है। महफूज के तार किन किन लोगों तक जुड़े हैं, इसकी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। शहर शहर अपराधियों से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो रही है और इसमें कई अपराधियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जब योगी फोर्स हिसाब करती है तो अपराधी दर्द से ही करा उठते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लड़ना बिल्कुल नहीं रुकता। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। बुलंदशहर में पुलिस ने फायरिंग करते हुए फरार हुए 2 बदमाशों को मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया और ऐसा ही कुछ हाल योगी फोर्स ने महोबा में भी 2 बदमाशों का किया है। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लग गई है। तो वहीं गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर में योगी फोर्स ने लूट और स्नैचिंग करने वाले एक बदमाश का भी बुलेट वाला इलाज किया है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर जब योगी का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी अपने पैरों पर चल नहीं पाते। मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने जिले में अपराधों पर रोक लगाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान शहर और आसपास के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई और करीब 150 बदमाशों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के घेरे में जमीन पर बैठे ये वही बदमाश है जो पुलिस के एक्शन के बाद भाग रहे थे। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई और कई लोग भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस बड़ी कार्रवाई से पहले साइबर सेल ने संदिग्ध लोगों की लोकेशन, गतिविधियों और आने जाने की जानकारी जुटाई। इसके बाद उसी आधार पर दबिश की योजना बनाई गई और एक साथ ही सभी जगहों पर कार्रवाई करते हुए 147 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पकड़कर थाने लाया गया। उनसे उनके रहने, कामकाज और आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर पूछताछ की गई। कार्रवाई के दौरान 25 से ज्यादा दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। इनके कागजात और मालिकों की जाँच की जा रही है। वहीं पुराने आपराधिक रिकॉर्ड मिलने पर 22 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस घटना को पहले बिरयानी और तरबूज के कॉम्बिनेशन से जोड़कर देखा जा रहा था, अब फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इस मौत की असली वजह को सामने ला दिया है। और एक परिवार में 4 मौत के रहस्य से अब पर्दा उठ चुका है। 26 अप्रैल की रात एक परिवार ने पहले बिरयानी खाई और देर रात तरबूज खाया, जिसके कुछ ही घंटों बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, चक्कर, बेचैनी बढ़ती गई। अस्पताल में इलाज के बावजूद 4 की मौत हो गई। शुरुआत में तरबूज और बिरयानी के कॉम्बिनेशन पर बहस छिड़ी, लेकिन अब FSL रिपोर्ट में मृतकों के शरीर और विसरा में जिंक फॉस्फाइड मिला, जो एक बहुत जहरीला केमिकल है जो आमतौर पर चूहा मारने की दवाई में इस्तेमाल होता है। उस तरबूज में भी यही जहरीला केमिकल पाया गया। अब पुलिस इस बात की जांच करे कि आखिर तरबूज में जहर पहुंचा कैसे। लेकिन आप भी ध्यान रखें कि खाने पीने की चीजों में जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। कनाडा के एक अस्पताल में ऐसी समस्या सामने आई है जिसने डॉक्टर्स और मरीजों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर बंद करने पड़े और करीब 16 सर्जरियों को रोकना पड़ा। अस्पताल प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद समस्या खत्म नहीं हो रही, क्योंकि कनाडा के मैनिटोबा में कॉर्मन मेमोरियल अस्पताल में चींटियों की वजह से हड़कंप मच गया। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर तक चींटियां पहुंच गईं। हालात ऐसे हो गए कि ऑपरेशन थिएटर, कॉरिडोर और दरवाजों के नीचे तक चींटियां दिखाई देने लगी। मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए 16 सर्जरी रद्द कर दी गईं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरह संक्रमण मुक्त माहौल जरूरी है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं अभी जारी है और क्रिटिकल मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक दीवार, पाइपलाइन और दरारों के जरिए चींटियां अंदर घुस आई हैं। अब अगर छोटी सी दिखने वाली समस्या भी नियंत्रण से बाहर हो जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर डालती है। अब स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन पूरे परिसर में कीट नियंत्रण अभियान चला रहा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।